नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें भैया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मुफ्त में तैयारी कराते हैं बिल्कुल हर एग्जाम की भैया। कोई भी फालतू की बात नहीं करते, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा भैया अलग होता है? क्या हार्वर्ड गार्डनर, या लॉरेंस कोहलबर्ग, या जीन पियाजे, या लेव वाइगोत्स्की जाने जाते हैं? हार्वर्ड गार्डनर किसके लिए जाने जाते हैं भैया? ये बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके? बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, नैतिक वर्ग का सिद्धांत के लिए भैया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, ये पूछे भी जाते हैं आपसे। ठीक है, फिलहाल मनोवैज्ञानिक प्रस्तावित करता है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो कहीं ना कहीं ये जीन पियाजे भी जाने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत पूछा जाए, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, बिल्कुल भैया, कौन जाने जाते हैं? लेव वाइगोत्स्की जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं, यानी कोई प्रतिकूल परिस्थितियों से बच्चा आ रहा है, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है, तो उसको संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यपालिकाओं के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना भैया, ये तो होना ही चाहिए। आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल पहला भी पॉइंट होना चाहिए और दूसरा भी। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों का समझाना, ये भी एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वंचित स्थिति से बच्चा आ रहा है तो बिल्कुल चुनौतियों का समझाना है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ाना है भैया, ये तो कानून के खिलाफ है, आप ये जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने भैया जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं। पीछे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन वीडियो को वॉच करें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। अमूर्त चिंतन जो होता है वो कितना भैया? 11 से 18 वर्ष तक होता है, ये भी आप ध्यान रखना। जो जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल होता है बच्चा भैया। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है क्या? क्या जब बच्चा प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना कब स्टार्ट करता है? ये तो पहले ही स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में करने में समर्थ नहीं भैया। हमसे अवस्था यही होता है हमारा, 11 से 18 वर्ष में परिपक्व होने लगता है बच्चा। केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध, ये तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार तक पहले पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास
में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल भैया, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। विकास को शारीरिक वृद्धि होती है, उसको मापा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल भैया, जीन पियाजे जी जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल स्कीमा के परिकल्पन के लिए जीन पियाजे भी जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक मैंने कहा, क्या भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, यही आप ध्यान रखना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही लेव वाइगोस्की जी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाषा अधिग्रहण यंत्र, यंत्र की बात आ जाए तो आप चौमस्की मार देना, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल, किसके? यंत्र के लिए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को, केवल यहां आ जाए मैंने बोला निगेटिव पॉइंट। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये वर्गीकृत तो करना नहीं है टीचर को। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्या होगा? बिल्कुल, दंड आज के नियम में प्रावधान नहीं है भैया, ये कट हो गया। हमारा राइट आंसर ओनली वी बचा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यही हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या संकेत प्रयोगशाला या प्रैग्मेटिक्स या वाक्य होता है, रूपे में या स्वनेम होता है? तो हम आपसे कहते हैं स्वनेम होता है भैया। मुंह को खोलने और बंद होने में जो हवा निकलती है उसी को स्वनेम कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिल्कुल भैया, प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले भैया। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश डैश रूपों से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च या मध्यम। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उच्च हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना या पृथक्करण करना। सफल समावेशन कराना है तो किसकी आवश्यकता होगी? एक ऑप्शन के सिवाय हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना है इसमें। बिल्कुल भैया, पृथक्करण नहीं करना है, समावेशन करना है, सफल करना है। अभिभावकों की भागीदारी होती है, क्षमता कितनी है भैया, ये भी होती है, संवेदनशील भी बनाना होता है, लेकिन बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है। हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा, डी हमारा ऑप्शन नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बिल्कुल, नियमित उपस्थित नहीं हो रहा बच्चा, उसको प्रोत्साहित करना है कि बच्चा डेली स्कूल आने लगे। आप क्या करेंगे? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए भैया। क्या ये राइट होगा? क्या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना, क्या 5 रुपए देना स्टार्ट करेंगे, या आवासीय विद्यालय खोलेंगे, या बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाएंगे? क्या करेंगे आप? कमेंट। बिल्कुल भैया, आवासीय विद्यालय खोलेंगे। टीचर इतना भी वो नहीं है कि 5 रुपए पर डे हर बच्चे को देगा भैया, ये भी आप ध्यान रखना। आवासीय विद्यालय खोलेंगे जिससे बच्चों को आकर्षित करेंगे और बच्चा नियमित विद्यालय में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव क्या होता है भैया? यानी कि हमने कहा कि गणित जो है भैया एक हार्ड सब्जेक्ट है, लड़के ही पढ़ सकते हैं और लड़कियां नहीं पढ़ सकती। तो भाई इसमें क्या हो गया? एक लिंग भेद ही तो हो गया ना। या लड़कियां घर का काम कर सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती, तो ये लिंग भेद है। तो सर्वोत्तम तरीका क्या है इससे बचने का? क्या विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाएंगे आप। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करेंगे। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेंगे या पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करेंगे। क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे मेरी बहनें। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान अगर होगा तो जो लिंग भेदभाव है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बच्चा डेड डैश से ग्रस्त है। यह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता भैया। किससे ग्रस्त होगा ये? क्या डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया या शब्द जबलिंग विकार से संबंधित है? क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, ऐसा बच्चा जो है वो आपका डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? क्या परीक्षण करने की प्रवृत्ति, क्या स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? परीक्षण नहीं करना है आपको, स्मृति का भी नहीं करना है, अनुशासित नहीं करना है भैया बच्चों को, ये भी आप ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति लाएंगे आप, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किशोर डेड डैश का अनुभव कर सकते हैं। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव से, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार से, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से। तो ये क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? किशोरावस्था की बात करता है। बिल्कुल, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से अनुभव कर सकता है। बिल्कुल भैया, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डेड डैश क्या होता है? क्या डिस्लेक्सिया क्या है? पठन विकार है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, कैसा विकार है? पठन विकार है। बिल्कुल। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया होता है सिर या मस्तिष्क की चोट, सिर या मस्तिष्क की चोट होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन की बात करें तो ये गणित संबंधी विकार होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? शारीरिक रूप से क्या होता है? डिस्माफिया होता है। 15 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न? कैसे होंगे भैया? बिल्कुल 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सहयोगी प्रोजेक्ट बनाएंगे भैया, तभी बच्चों का आप आकलन कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का पूरा वॉच करें, एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों के उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड भैया। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटना है
तो बच्चों से हम बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या एक सत्तावादी होगा टीचर, क्या अधिनाव किए होगा, अनुमति परक होगा या सुविधादाता होगा? तो टीचर जो है बच्चों को सुविधाएं देता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनमें उन समस्याओं को हल करने में सहायता देता है, यानी सुविधादाता के रूप में शिक्षक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ये अधिगम लिखा है भैया, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा आपके सामने आया है भैया, तो आप क्या करेंगे? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। गलत बात है भैया, ये आप ध्यान रखना। केवल अकादमी शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, केवल वाले निगेटिव पॉइंट याद करना, निगेटिव पॉइंट ये आप ध्यान रखना। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। यही राइट होगा हमारा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, हिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। बिल्कुल, अगर हम जीवन के साथ संबंधित करेंगे चीज़ों को तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगी भैया, यानी हमारा 21 का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड या व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगात्मक कक्षा होगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होना चाहिए, तभी प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होगी भैया। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, क्या मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का या प्रारंभिक बचपन का समय? तो जो भाषा विकास है आपका करना है, संवेदनशील बनाना है बच्चे को, तो ये प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं भैया, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। किसका? तो ये आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंधित होता है। वृद्धि और विकास का मतलब नहीं होता भैया, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का भी नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस? नहीं भैया, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य या परिवार और रिश्तेदार? क्या होगा 25 का राइट आंसर? बिल्कुल, परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं वो सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, मानसिक प्रारूपों का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन? 26 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगा। राइट आंसर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन? जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल भैया, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरणीय के सक्रिय खोजबीन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
जीन पियाजे के अनुसार यानी स्कीमा की बात की जा रही है, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किसके कारण? बिल्कुल भैया, यानी समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये कैसा? समानता पर आधारित होना चाहिए, साम्यता पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल इक्विटी होना चाहिए भैया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट करेगा। बिल्कुल भैया, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। जय हिंद साथियों।